हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था रिटेन अर्निंग और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिबेंचर और उसके फीचर्स के बारे में। तो चिल्ड्रन, ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए दोबारा से रीअपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड करा था, बट कुछ मिस्टेक के कारण मुझे ये वीडियो दोबारा से बनाना पड़ रहा है और दोबारा से रीअपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हम कि डिबेंचर क्या होता है। सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। सी The term debenture originates from a Latin word debere meaning to owe, thus debenture represent the borrowed capital। अब जो डिबेंचर जो है चिल्ड्रन, डिबेंचर एक लैटिन वर्ड है जिसका लैटिन में वर्ड है डिबेयर, जिसका मतलब होता है ओव यानी कि बोरो करना। तो डिबेंचर क्या कैसा कैपिटल हो गया? बोरोड कैपिटल। ओके, सी So debenture is a certificate that denotes such debt is given to the company. The person holding debenture is known as the debenture holder. So debenture क्या चिल्ड्रन, एक तरह का आप बोल सकते हो कि सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो क्या डिनोट करता है कि कंपनी ने जो है उधार लिया है। अब कंपनी जिस पर्सन से उधार लेती है उस पर्सन को हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। आई बात समझ में? तो जब जो पर्सन कंपनी को उधार देता है यानी कि डेब्ट देता है, उस पर्सन को बोलते हैं हम डिबेंचर होल्डर। बदले में कंपनी को क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। तो हम बोल सकते हैं कि डिबेंचर क्या एक तरह का सर्टिफिकेट है उधारी का। ठीक है, सो व्हेन अ कंपनी वांट्स टू बोरो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देन इशूइंग डिबेंचर इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। दिस इज बिकॉज डिबेंचर कैन बी रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड सच एज 10 years 20 years एसेट्रा। सो जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है डिबेंचर काफ़ी कन्वीनियंट मेथड होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिबेंचर को हम लंबे समय के बाद भी रिपे कर सकते हैं, जैसे 10 साल 20 साल के बाद भी। ओके, तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। See, according to Section 2, Subsection 30 of the Company Act 2013, the word debenture include debenture, stock, bond, and any other instrument company evidencing a debt, whether constituting a charges on the assets of the company or not. So, Section 2, Subsection 30 of the Company Act 2013 के हिसाब से चिल्ड्रन डिबेंचर क्या होता है कि डिबेंचर में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि डिबेंचर स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कंपनी का जिसपे क्या हो एक एविडेंस हो डेब्ट का। ठीक है, और उसके वजह से कंपनी के एसेट्स पे चार्जेस लग भी सकते या नहीं भी लग सकते। ठीक है, मतलब एक डिबेंचर में क्या इंक्लूड हो सकता है? डिबेंचर स्टॉक भी इंक्लूड हो सकता है, बॉन्ड भी इंक्लूड हो सकता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड हो सकता है जो क्या एविडेंस करता हो, जो किस बात का प्रूफ हो? डेब्ट का, यानी कि जो डेब्ट बताता हो कि हाँ कंपनी ने डेब्ट लिया है। ठीक है, और उसके वजह से कंपनी के एसेट्स पे चार्जेस लग भी सकते या नहीं भी लग सकते। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? डिबेंचर का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब हम फीचर्स देख लेते हैं। सी सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रॉमिस, एक वादा है किसका? सी डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इन राइटिंग इशूड बाय द कंपनी। अब आपको पता है कि डिबेंचर क्या है? उधार लिया हुआ पैसा है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? रिटर्न में इशू करके देती है। ठीक है, सी Thus, debenture is a written promise by a company to the debenture holder that it is owe specific sum of money to the holder of the debenture। तो कंपनी क्या करती है? रिटर्न प्रॉमिस है, रिटर्न में लिख के देती है डिबेंचर होल्डर को। उसमें ये बताया जाता है कि हाँ भाई ये डिबेंचर होल्डर ने इतना इतना पैसा हमको दिया, हम इतना इतना पैसा ऑफ करते हैं। ठीक है, और वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वही तो एक तरह का क्या हो गया? रिटर्न प्रॉमिस है, जो उसमें लिखा होता है। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वादा है, और ये इसीलिए करती ताकि दोनों में से कोई भी धोखाधड़ी ना कर सके। ठीक है, एक प्रूफ बना रहे हैं उससे। ओके, सेकेंड इज फेस वैल्यू। सी द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन। फेस वैल्यू जो होती है डिबेंचर की वो जनरली हाई होती है। ओके, सी इन अदर वर्ड डिबेंचर कैरीज हाई फेस वैल्यू, फॉर इंस्टेंस 100 रुपीज़ और मल्टीपल ऑफ ₹100। दूसरे भाषा में कहूँ तो डिबेंचर का जो फेस वैल्यू वो ज़्यादा होता है, जैसे कि 100 रुपये या मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद टाइम ऑफ रिपेमेंट, मतलब कब रिपेमेंट करना होता है डिबेंचर का पैसा। सी डिबेंचर इज इशू विद ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट पे क्या होगा? कब रिपेमेंट करना उसका डेट लिखा होता है। ठीक है, सो अ डिबेंचर प्रोवाइड्स फॉर द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट पे क्या करना होता है? कंपनी को डिबेंचर का पैसा जो है रिपेमेंट करना होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट फीचर हम देख लेते हैं। सी प्रायोरिटी एंड अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। इसका मतलब क्या? सी डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। बाकी के लोगों के द्वारा डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर की। मतलब क्या? बाकी लोगों को भले पैसा मिले या ना मिले, लेकिन डिबेंचर होल्डर को पहले ही रिपेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। ओके,
So debenture constitutes a long-term debt, thus they carry an assurance of repayment on due death. तो हालांकि आपको पता चल गया कि डिबेंचर जो लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, तो इसीलिए ना एक अश्योरिटी रहती है कि हाँ भाई इनको जो इनका पैसा मिल जाएगा डिबेंचर होल्डर को। क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट, अब इसका मतलब क्या से A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debenture. So कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियडिकली देना पड़ता है, ठीक है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कंपनी ऑफर डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपनी का किस पे डिपेंड होगा, मार्केट कंडीशन पे और नेचर ऑफ बिजनेस पे। क्लियर हो गया। मतलब उनको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही, साथ साथ में उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है कंपनी को, ओके। और एक ऐसा इंटरेस्ट होता है फिक्स होता है। उसके बाद नो वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, According to Section 71 subsection 2 of the Company Act 2013, no company shall issue any debenture carrying any voting right. According to Section 71 subsection 2 of Company Act 2013 के द्वारा चल रहे हैं, कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिस पे वोटिंग राइट्स हो, ओके। सो थर्स डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए डिबेंचर होल्डर के पास भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो सिर्फ अपने रिलेटेड मैटर पे ही वोट कर सकता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट फीचर, दैट इज पार्टीज। मतलब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होगी इसमें। सी देर आर सर्टेन पार्टीज टू डिबेंचर सच एज, अब कुछ पार्टीज होती है डिबेंचर के लिए, जैसे कि पहला कंपनी, दिस इज द एंटिटी यानी बॉडी विच बोरोस मनी। मतलब सबसे पहला पार्टी कौन सी होती है, कंपनी। कंपनी क्या करती है, मनी बोरो करती है, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर, दिस आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। अब कंपनी जिससे लोन प्रोवाइड करती है वो क्या बन जाता है, डिबेंचर होल्डर। मतलब डिबेंचर होल्डर कौन होता है, जिसने कंपनी को क्या दिया होता है, लोन, और बदले में कंपनी को क्या देती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। आई बात समझ, सबसे पहला कंपनी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर। तीसरी पार्टी होती है चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं ट्रस्टी सी। दिस इज द पार्टी हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, इट इज नोन एज अ ट्रस्ट डीड। It contains the obligation of the company, rights of the debenture holder, etc. अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट पार्टी होती है चिल्ड्रन, उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। अब ट्रस्टी कौन होते हैं, ये जो है वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उनके हक को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके हक में रहते हैं। किसके हक में रहते हैं, डिबेंचर होल्डर के। यानी कि मान लो अगर समझो कंपनी बोलती मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगी या फिर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देती है, तो उसके लिए जो है ट्रस्टी उनके पीछे रहते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, एग्रीमेंट करती है ट्रस्टी के साथ, और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ट्रस्टेड। आई बात समझ में। उसमें ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, इस सब के बारे में भी लिखा होता है। क्लियर हो गया। सबसे पहले आते हैं कंपनी जिसने लोन लिया हो, बोरो किया हो मनी। डिबेंचर होल्डर जिससे बोरो किया हो, ट्रस्टी क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनके हक को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। अब किसके पास अथॉरिटी है डिबेंचर को इशू करने के लिए, से अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इशू डिबेंचर। एक बात समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है डिबेंचर को इशू करने का, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट इवन डिस्काउंट। सो डिबेंचर को हम पार में भी इशू कर सकते हैं कंपनी, प्रीमियम में भी, या फिर डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर ने लोन दिया है तो वो क्या बन जाएगा, से डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है कंपनी का, ओके। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट एट फिक्स रेट एट फिक्स इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम। हालांकि देखा जाए तो डिबेंचर का एक लॉन्ग टर्म जो है लोन है, ठीक है, तो उसके ऊपर ना इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। कब तक पे करती, जब तक का डिबेंचर का पैसा पे नहीं करती थी, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर यहाँ पे क्या बन जाता है, क्रेडिटर, ओके। उसके बाद सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है, if a company is not in a position to make repayment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off the charged property of the company and recover the money. मान लो क्या कंपनी पैसा नहीं पे कर पाती डिबेंचर होल्डर को, तो वो क्या कर सकता है कि वो जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करके अपना पैसा ले सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्स डिबेंचर जनरली सिक्योर बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो हम बोल सकते हैं
कि ऐसा सिक्योर डिबेंचर में होता है और वो डिबेंचर सिक्योर होता है बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी से। ओके चलिए, उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं इशूअर, लिस्टिंग एंड ट्रांसफरेबिलिटी। इसमें 3 ही चिल्ड्रन, इशूअर, लिस्टिंग और ट्रांसफरेबिलिटी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, डिबेंचर कैन बी इशू बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मतलब इशूअर सबसे पहला कौन इशू कर सकता है, प्राइवेट भी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी। उसके बाद लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब डिबेंचर जो है वो एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। डिबेंचर को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। लेकिन वो अगर पीआरआर डिबेंचर है तो ही, रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। ओके चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा फीचर्स और डिबेंचर के बारे में। सबसे पहला प्रॉमिस, ये एक रिटर्न प्रॉमिस है, कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में देती है। ठीक है, उसके बाद आता है फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू जो होती है जनरली कैसे होती है, हाई होती है। उसके बाद टाइम ऑफ रिपेमेंट, कब पे करना है ये डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, मैच्योरिटी डेट पे कंपनी को रिपेमेंट करना होता है। उसके बाद प्रायोरिटी एंड एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट, सबसे पहला हक किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है रिपेमेंट का। ओके, उसके बाद दूसरे को मिलता है कंपनी में। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट जो होगा वो कैसा होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, कंपनी को ये पीरियडिकली देना पड़ता है। उसके बाद नो वोटिंग राइट, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है डिबेंचर के पास। ओके, और कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसपे कोई वोटिंग राइट्स हो। उसके बाद पार्टी, जिनमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कंपनी जिसने लोन लिया हो, डिबेंचर होल्डर जिससे लोन लिया हो, और ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या करता है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है डिबेंचर को इशू करने के लिए। ओके, उसके बाद स्टेटस और डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है कि वो क्या बन जाता है, कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी, मतलब ये क्या होता है, एक तरह का सिक्योरिटी होती है डिबेंचर भी। अगर समझो कंपनी पे नहीं कर पाती तो वो कंपनी के एसेट्स या प्रॉपर्टी को बेच के भी अपना पैसा पूरा कर सकता है डिबेंचर होल्डर। उसके बाद लास्ट में इशूअर, लिस्टिंग एंड ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी इशू कर सकती है। लिस्टिंग कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होना चाहिए डिबेंचर, और डिबेंचर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो बीआरआर डिबेंचर है तो। आई बात समझ में। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आजकल के समझ में आ गया होगा। अगर आपको आजकल के समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।